वेलकम गाइस, स्वागत है सभी लोगों का टारगेट फॉर आईक्यू में। यहाँ पे हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे हैं क्योंकि एपीओ का एग्ज़ाम अब आने वाला है और ये एग्ज़ाम में अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, तो अब आपको कंपाइल और स्ट्रेटेजिक तैयारी करनी पड़ेगी। इसके लिए हम लोगों ने एक स्ट्रेटेजी तैयार की है जिसके माध्यम से आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम का प्री तो आपका डेफिनेटली निकल सकता है, खाली आपको यही कंपाइल स्टडी करनी है। तो आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इनको आप फॉलो करते रहिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिएगा अगर अच्छा लगे तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के लागू होने की सही तिथि कौन सी है, सही तारीख कौन सी है? तो इसका सही जो तारीख है ये 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 अधिनियमित हुआ था। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि कब ये एग्जाम में आ चुका है, तो ये अधिनियमित कब हुआ था? ये अधिनियमित हुआ था 15 मार्च 1872 को। इसको गवर्नर जनरल की सहमति मिली थी और इसी दिन यह अधिनियमित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है, किस पे लागू नहीं होता है? तो ये दिया गया है धारा 1 में संचित नाम, प्रारंभ और इसका विस्तार के बारे में दिया हुआ है। तो ये देखिए, न्यायालय के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों पर लागू नहीं होता है और मध्यस्थ के समक्ष कार्रवाइयों पर लागू नहीं होता है। तो ए और बी पे लागू नहीं होता है। कहाँ पे लागू होता है? ये लागू होता है समक्ष न्यायिक कार्रवाइयों पर। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ए और बी गलत है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 लागू होता है, घुमा के पूछा गया क्वेश्चन है और ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो किसी न्यायालय या उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए समक्ष न्यायिक कार्रवाइयों पर इस पे लागू होता है और इस पे अभी आपको बताया शपथ पत्रों पे लागू नहीं होता है, मध्यस्थ के समक्ष कार्रवाई पे भी लागू नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये एचजेएस का क्वेश्चन है इसीलिए इंग्लिश में दिया हुआ है। ये पूछ रहा है कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो है ये अप्लाई होता है किस पे? सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रोसीडिंग पे अप्लाई होता है। ये स्टेटमेंट सही है, गलत है या आंशिक रूप से सही है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो ये है ये दीवानी और दांडिक दोनों तरह की कार्रवाइयों पर न्यायालय के समक्ष लागू होता है। अगला पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सही नहीं है वो कथन आपको बताना है। तो देखिए इसमें पूछा गया है कि तथ्य के बारे में पूछा गया है। तथ्य क्या है? तो तथ्य के बारे में दिया हुआ है धारा 3 में। धारा 3 में निर्वचन क्लॉज है यानी इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, उसमें दिया गया है तथ्य की परिभाषा। तो तथ्य में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं वो हम लोग अभी देखेंगे, मगर यहाँ देखिए कि किसी मनुष्य ने कुछ सुना या देखा, ये एक तथ्य है, बिल्कुल। किसी मनुष्य ने अमुक शब्द कहे, ये एक तथ्य है, बिल्कुल सही है। किसी मनुष्य ने अमुक ख्याति है, ये एक तथ्य है, ये तथ्य नहीं है यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये भी एक तथ्य है, तो ये गलत हो गया। कोई मनुष्य अमुक राय रखता है, ये भी तथ्य है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से तीसरा कथन सही नहीं है। ये दिया गया है जो सेक्शन 3 है उसमें तथ्य की परिभाषा जहाँ पे दी गई हो उसमें 2 क्लॉज दिए गए हैं। इसमें सेकंड के डा में ये दिया हुआ है कि किसी मनुष्य की अमुक ख्याति है, ये एक तथ्य है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी एक तथ्य के अंतर्गत आता है। अगला है, साक्ष्य अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसका ध्यान रखिएगा, इसका जो प्रारूप है ये सर जेम्स स्टीफन ने तैयार किया गया था, जेम्स स्टीफन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य नियम 1872 के अंतर्गत साक्ष्य विधि है, किस तरीके की विधि है साक्ष्य, उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत जो साक्ष्य विधि है ये एक प्रक्रिया विधि है। प्रक्रिया विधि है। प्रक्रियात्मक विधि वो होती है जो अधिकारों के उपचार हेतु अपनाए जाने वाली कार्रवाइयों का निर्धारण करने वाली विधि को प्रक्रियात्मक विधि कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये एक प्रक्रियात्मक विधि है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का आधार माना जाता है? कौन सी विधि को आधार माना जाता है? ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना, और इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये है उस स्थान की विधि जहाँ किसी मामले की कार्रवाइयाँ की जानी है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इसको एक और नाम से जाना जाता है। इसमें एक केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने एक बेन बनाम रेवन के केस में अपना डिसीजन दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें यही बताया गया था कि ये उस स्थान की विधि है जहाँ किसी मामले की कार्यवाही की जानी है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? साक्ष्य विधि
किस टाइप की विधि होती है, इसको यहाँ पे भी बताया गया है, वही चीज़ यानी लेक्स फोरी। अब आप पिछले क्वेश्चन पे आ जाओगे, इसको लेक्स फोरी भी कहते हैं, ये नोट डाउन करिएगा आप, लेक्स फोरी विधि भी इसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है साक्ष्य विधि किस टाइप की विधि है, लेक्स फोरी विधि है। अगला है साक्ष्य विधि, साक्ष्य की विधि ये किस तरीके का प्रभाव रखती है। जो साक्ष्य की विधि है ये भूतलक्षी प्रभाव रखती है, ठीक है। साक्ष्य की विधि भूतलक्षी प्रभाव रखती है, और इतना ही नहीं, साक्ष्य विधि में किए गए परिवर्तन और संशोधन भी भूतलक्षी प्रभाव रखते हैं, और ये भविष्यलक्षी नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। भारतीय साक्ष्य नियम 1872 का उद्देश्य उद्देशिका के अनुसार इसमें किस तरीके की चीज़ें कही गई हैं, क्या कहा गया है उद्देशिका में, आपको ये बताना है। तो इसमें कहा गया है, तो जो साक्ष्य की विधि का समेकन, परिभाषा और संशोधन करना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता रहता है। भारतीय साक्ष्य विधि जो है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है, इनमें से कौन सा शामिल है, यह आपको बताना है। तो साक्ष्य के विधिक नियम इसमें शामिल हैं, ठीक है, साक्ष्य के विधिक नियम इसमें शामिल हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 लागू होता है, किस पे लागू होता है, ये हमने अभी भी आपको पहले भी बताया है, और इसको ध्यान से पढ़ भी लीजिएगा। ये अवमानना की कार्यवाही पर लागू होता है, अवमानना की कार्यवाही पर लागू होगा। इसके अलावा मध्यस्थ की कार्यवाही यानी प्रशासनिक अपकरण पर लागू नहीं होगा, और मध्यस्थ की कार्यवाही पर भी लागू नहीं होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कितनी धाराएं और अध्याय हैं, आपको बताना है कितने अध्याय और कितनी धाराएं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दी गई हैं। तो इसमें कुल कितनी 11 अध्याय और 167 धाराएं दी गई हैं, कुल 11 अध्याय हैं और 167 धाराएं हैं। इसमें सबसे कम जो अंतिम अध्याय है, इसमें केवल एक धारा दी गई है 167, यानी 11वें अध्याय में सिर्फ 167वीं धारा दी गई है। अगला है द इंडियन एविडेंस एक्ट जो है, ये किस पे अप्लाई करता है, ये कहाँ पे अप्लाई होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, प्रोसीडिंग बिफोर ट्रिब्यूनल, यानी जो ट्रिब्यूनल है इसके बिफोर जो प्रोसीडिंग होती है उसमें, एफिडेविट पे भी नहीं होता है, प्रोसीडिंग ट्रिब्यूनल पे भी नहीं होता है, और आर्बिट्रेटर यानी मध्यस्थ के समक्ष कार्रवाइयों पे भी लागू नहीं होता है। तो इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, आपको कूट की सहायता से बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत कथन का चयन आपको करना है इसमें। तो देखिए इसमें पहला दिया हुआ है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम मध्यस्थ के समक्ष कार्रवाइयों पर लागू नहीं होता है, बिल्कुल सही है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम न्यायालय द्वारा साक्ष्य लेने के लिए नियुक्त किए गए, ध्यान रखिएगा, न्यायालय द्वारा साक्ष्य लेने के लिए नियुक्त किए गए आयुक्त के समक्ष कार्रवाइयों पर लागू नहीं होता है, गलत है ये, उस पर लागू होगा, कैसे होगा अभी आपको बताता हूँ। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत शपथ पत्रों पर साक्ष्य अधिनियम लागू होता है, गलत, इस पर नहीं होता है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम सभी प्रकार के सेना न्यायालयों के समक्ष कार्यवाही पर भी लागू होता है, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर होगा कि दूसरा, तीसरा और चौथा ये तीनों गलत हैं, यानी सिर्फ पहला सही है। अब देखो जो इसमें परिभाषा दी है वो आगे आने वाले समय में आपको आ जाती है। न्यायालय में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अनुसार न्यायालय शब्द के अंतर्गत नहीं आते हैं। इनमें से कौन सा न्यायालय शब्द के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें सही आंसर होगा कि इसका मध्यस्थ इसमें नहीं आएगा, मध्यस्थ नहीं आएगा। ठीक है, अब पीछे आ जाओ इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हम बता रहे थे भारतीय साक्ष्य नियम न्यायालय द्वारा साक्ष्य लेने के लिए नियुक्त किए गए आयुक्त के समक्ष कार्रवाइयों पर लागू नहीं होता है। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत किए गए व्यक्ति को कौन वैध रूप से प्राधिकृत करेगा? न्यायालय करेगा। ये कहाँ पे दिया गया है? ये दिया गया है धारा 3 में, निर्वचन खंड में दिया गया है इसको। ठीक है, कि न्यायालय शब्द की परिभाषा के अंतर्गत कौन आता है? सभी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट और मध्यस्थ के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत किए गए सभी व्यक्ति इसमें आते हैं, मध्यस्थ नहीं आता है। ठीक है, अगला है अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित शब्दों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है? जो नहीं है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा न्यायालय में मध्यस्थ शामिल है, ये सही नहीं है। ठीक है ना, तो ये सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा
शब्द भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया है? नहीं किया गया है वो आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये आ चुका है। तो इसमें संस्वीकृति को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। संस्वीकृति जो दी गई है ये सेक्शन 24 से लेकर और 30 के बीच में इसको दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इनमें से है? कौन सा तत्व है ये आपको बताना है। तो इनमें देखिए ये सभी तत्व हैं। हरि ने कहा, कहना तत्व है। हरि ने झूठ बोला यानी कहना तत्व है। मोहन ने देखा, देखना भी एक तत्व में आता है। तो ये सभी एक तत्व है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? फिर से वही क्वेश्चन आया है और ये एपीओ का क्वेश्चन एमपी का है। और उसके अलावा भी ये कई बार रिपीट क्वेश्चन है, ये इसी टाइप के क्वेश्चन आया करते हैं। तो देखिए, सोहन ने एक गाय देखी, ये एक तत्व है। सोहन ने मोहन से जाने को कहा, ये भी तत्व के अंतर्गत आता है। और शीतल की बड़ी इज्जत है, ये भी एक तथ्य के अंतर्गत ही आता है। तो ये सभी तथ्य में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो, ये क्या है? तो ये भी एक तथ्य है। कोई भी मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो, ये एक तथ्य में आता है। ये निर्वचन क्लॉज में दिया गया है सेक्शन 3 में। इसके बारे में आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। कोई ऐसी कोई वस्तु या वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, ये भी एक तथ्य के अंतर्गत ही आता है। भारतीय साक्ष्य नियम 1872 के अधीन सुसंगत तत्व कौन से होते हैं? तो देखिए, धारा 3 के पैरा 4 में दिया गया है सुसंगत तत्व की परिभाषा। और इसमें कौन सा दिया गया है? तो विधिक रूप से सुसंगत होना चाहिए। ठीक है ना, विधिक रूप से सुसंगत होना चाहिए। जो धारा के अनुसार एक तत्व दूसरे तत्व से सुसंगत तभी कहा जाएगा जब तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंध जो निर्दिष्ट किए गए हैं उसी में से ही किसी प्रकार से वो तत्व एक दूसरे तत्व से सशक्त हो। ठीक है, विधिक रूप से। तो ये हम लोग के आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके अलावा इसी में ही हम आपको लास्ट में 2 लेक्चर में बता देंगे कि जो इसके इम्पॉर्टेंट जो आया करते हैं केस लॉ, वो केस लॉ और केस में क्या है, वो केस किस सेक्शन से जुड़े हुए हैं या किस सेक्शन से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।